अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला is called estivation. Estivation. Arrangement of calyx and corolla is called estivation. और ये एस्टिवेशन यानी किसी फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला का सजावट कैसा हो, उस सजावट को एस्टिवेशन कहते हैं। और ये एस्टिवेशन कई प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वाल्वेट, twisted, vexillary एंड imbricate, और इसी को कहते हैं लियोनस, NOUS, पैपिलियोनस, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, वाल्वेट ये कैसा रहता है? यूजुअली देखा जाता है जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में कैलिक्स सजे होते हैं, यानी कैलिक्स के सेपल्स सजे होंगे, लगभग उसी ऑर्डर में पिटल्स भी सजे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जहाँ डिफरेंस होता है वहाँ बता दिया जाता है। अदरवाइज दोनों में प्राय देखा गया है कि एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो वाल्वेट क्या होगा? वाल्वेट होगा जब सेपल या पेटल अरेंज हो। कैसा होगा? सब तो सर्कुलर में ही रहेगा ना, होल्ड है तो घेरे में ही होंगे, और फ्लावर को घेरेगा कैसे? चारों तरफ से सर्कुलरली। तो ये सर्कल में अरेंज होंगे, और क्या होगा? एक दूसरे को जस्ट टच करें, ओवरलैप नहीं करें। ठीक है, तो ऐसे सजावट को हम लोग कहेंगे वाल्वेट अरेंजमेंट। व्हेन द सेपल्स और petals are arranged in an order, एक ऑर्डर में हो, है ना, and don't overlap with each other, just touch, then it is valvate arrangement या एस्टिवेशन। इसी को वाल्वेट एस्टिवेशन कहें। ठीक है, तो जब आप फ्लावर को देखते हैं, पूरा का पूरा उसका लंबाई सेपल और पेटल का तो नहीं दिखता है, जस्ट टॉप पोर्शन दिखता है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे दिखाएं, टॉप पोर्शन दिख रहा है तो नियरली सर्कुलर दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो जो नीचे का हिस्सा है उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं। लाइक दिस। एक ऑर्डर में सजे हुए हैं, और क्या बोला है? ओवरलैप नहीं करेगा, तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन क्या है? टच जरूर करेगा। तो टच को ऐसे दिखा देते हैं, एक सिंपल बल्ज, ए सिंपल बल्ज, दिस इज हाउ दे आर। सो ये रिप्रेजेंटेशन है वाल्वेट अरेंजमेंट का। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाल्वेट एस्टिवेशन।
यहां तक पूरा कीजिए। इसका एग्जाम्पल है वही कैलोट्रोपिस। सभी का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपको समझने में बनेगा, और अगर ये फ्लावर कहीं दिख जाते हैं तो आप उसको स्टडी कर पाएंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल लिखने से एक एग्जाम्पल लेके समझे, और उसके बाद उसको दूसरे जो भी आपको सैंपल मिले उस पे उसको अप्लाई करके देखिए क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लाइक दैट। ठीक है। तो कैलोट्रोपिस देखें, ये वो जो शिव जी पर फूल पड़ता है, फूल चलता है, जो स्लाइड वायलेट और व्हाइट कलर का होता है। वायलेट नहीं कहिए, पूरा वायलेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अकवन का फूल एक्चुअली जो होता है ना। तो उसमें आपको इस तरह का एस्टिवेशन दिखेगा। अब वेलवेट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो ये ट्विस्टेड हो जाएगा। ठीक है। ट्विस्टेड में क्या होगा, रहेगा ऐसे ही, लेकिन एक ऑर्डर में ओवरलैप होगा। यानी मान लेते हैं इससे हम शुरुआत करते हैं, तो ये वाला इस पे ओवरलैप करेगा, ये वाला अपने आगे वाले पे ओवरलैप करेगा, ये वाला इस पर ओवरलैप करेगा, ये वाला इस पे, और इस तरीके से क्या हुआ, अगर यहाँ से शुरुआत किए तो ये अगर इस पे ओवरलैप करता हुआ दिखा तो इसके पीछे वाला इस पर ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। बात समझ रहे हैं? सभी ऑर्डरली ही रहेंगे, एक ही ऑर्डर में रहेंगे, लेकिन ओवरलैपिंग। तो इसमें फ्री है, जस्ट टचिंग है, ओवरलैपिंग नहीं है, ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। यही ऑर्डर मेंटेन करे, फ्री नहीं होकर ओवरलैप रहे, तो वो कहलाएगा ट्विस्टेड। इतना ही अंतर है वेलवेट और ट्विस्टेड में, और इसीलिए हम लोग कई बार वेलवेट का मॉडिफिकेशन ट्विस्टेड को मान लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं ट्विस्टेड इज ए काइंड ऑफ वेलवेट इन विच देयर इज एन ओवरलैपिंग बट a regular order of arrangement of sepal and petals are maintained। ठीक है, इनका अरेंजमेंट ऑर्डर मेंटेन होता है। कैलोट्रोपिस तो ट्विस्टेड के बारे में हम लोग कहते हैं सीरियल नंबर 2, when the sepals or petals are arranged in a regular order with one is overlapping with other, then it is twisted estivation। It is said that twisted estivation is a kind of velvet estivation where only overlapping is done but in a regular manner। एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर तरीके से ओवरलैपिंग होगा। इतना ही अंतर रहेगा वेलवेट और ट्विस्टेड के बीच में। अब अगर इसको डायग्राम से दिखाएं तो देखिए,
अगर इससे हम लोग शुरुआत करते हैं तो ये इसके ऊपर ओवरलैप्ड है, ये इसके ऊपर ओवरलैप्ड है, ये अपने आगे वाले पर ओवरलैप्ड है, ये अपने आगे वाले पर ओवरलैप्ड है, और ये हो गया इस पर ओवरलैप। तो अगर इस ऑर्डर में घूम रहे हैं तो पाते हैं क्या हर एक अपने आगे वाले पर ओवरलैप्ड है। अगर इस ऑर्डर में घूम रहे हैं तो हम लोग पाएंगे क्या हर एक अपने पीछे वाले से ओवरलैप्ड है ना। अगर इसको मानते हैं तो ये क्या देखते हैं पीछे वाले से पीछे वाले पे ओवरलैप्ड है, और आगे के तरफ अगर जाए तो पता चलेगा ये अपने आगे वाले पर ओवरलैप है। कहने का मतलब ओवरलैपिंग तो होगा लेकिन एक डेफिनेट मैनर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में, और इसी को कहा गया ट्विस्टेड अरेंजमेंट। तो देख लीजिए वालमेट का डायग्राम आप बनाए और ट्विस्टेड पे बहुत अंतर है नहीं, केवल और केवल ओवरलैपिंग का अंतर है, बाकी रेगुलरिटी मेंटेन हो, दैट इज वेरी श्योर। ठीक है, यहां तक कीजिए। वैक्सिलरी एस्टिमेशन, इसमें होता क्या है, द सेपल और पेटल, द सेपल्स और पेटल्स डोंट फॉलो a definite pattern. They may be overlapping, but this also is not in a definite order. अब डेफिनेट ऑर्डर नहीं होगा, मान लेते ओवरलैपिंग वाला ही कंडीशन हम लोग बनाते हैं जैसा कि ट्विस्टेड में बनाए। ये है सीधा साधा, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो आगे वाला क्या होना चाहिए, आगे वाला इस पे ओवरलैप करना चाहिए। अब देखिए कई तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये अपने आगे वाले पे ओवरलैप कर रहा है, ये अपने आगे वाले पे ओवरलैप कर रहा है, ये अपने आगे वाले पे ओवरलैप कर रहा है। अब पाया गया क्या कि ये इससे भी ओवरलैप हुआ और आगे वाला इस पर भी ओवरलैप कर गया, तो पैटर्न फॉलो तो नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था, अगर ये इस पर ओवरलैप किया तो इसको इस पर ओवरलैप करना चाहिए था, है ना, और इसको इस पर ओवरलैप करना चाहिए, तो ये तो अपना पैटर्न फॉलो कर लिया, इस पर ओवरलैप कर गया, पर ये अपने पीछे वाले पर भी ओवरलैप कर गया, तो पैटर्न ब्रेक कर गया, ऑर्डर ब्रेक कर गया। इस तरह का अगर रहे जहां ऑर्डर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग है, तो हम लोग इसको वैक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। एग्जाम्पल गुलमोहर, अब देखिए इम्ब्रिकेट, और इस इम्ब्रिकेट को पैपिलियोनस भी कहते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट है इन तीनों से अरेंजमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें 5 सेपल या 5 पेटल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो जनरली 5 ही लिए जाते हैं, इसमें 5 ही रहते हैं, तो उसमें होगा क्या, एक काफी बड़ा होगा, एक यूनिट या तो सेपल या पेटल काफी बड़ा होगा,
और इतना बड़ा होगा कि आप अपने अगल बगल के दोनों यूनिट को ओवरलैप कर जाएगा, ढक देगा। ठीक है, तो एक यूनिट ऐसा होगा काफी बड़ा, दो यूनिट होंगे उसके लेफ्ट एंड राइट, दो जो अगल बगल के यूनिट्स होंगे वो थोड़े छोटे होंगे। ठीक है, और वो जो छोटे होंगे वो अपने नेक्स्ट वाले पर ओवरलैप करेंगे, नेक्स्ट वाले पर सुपर इम्पोज होंगे। और जो लास्ट का दो होगा वो बहुत ही छोटा होगा और एक एंड पे जाके दोनों एक दूसरे से मर्ज कर जाएगा या एक दूसरे से एसोसिएटेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, या एक प्रोजेक्शन निकलेगा जो इन दोनों को अटैच करके रखेगा। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट, यानी एक काफी बड़ा, दो उससे छोटा और दो सबसे छोटा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा और आपस में जाके जुड़ जाएगा उसको हम लोग कहते हैं कील, KEEL, कील, KILL वाला नहीं, KEEL, कील। और जो इससे दो बड़े हैं, जो सबसे बड़े वाले से ओवरलैप हुए हैं, उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं विंग्स, विंग्स। ठीक है, पंख। और जो सबसे बड़ा होगा उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ऐसा नाम दिया गया। तो पहले देख लीजिए दिखता कैसा है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यह है इम्ब्रिकेट और पैपिलियोनस। जैसा कि आपको बताया, एक काफी बड़ा होगा, एक यूनिट काफी बड़ा है, इससे दो छोटा यूनिट होगा, देख लीजिए दो छोटा यूनिट है, और इससे भी दो छोटा यूनिट होगा, इससे भी दो छोटा यूनिट होगा। अब आपको क्या बताया, ये दोनों छोटा यूनिट आगे चल के एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएगा, एसोसिएट हो गया। ठीक है, और ये दो छोटा यूनिट इस तरीके से रहेगा, ये हो गया कील। दिस इज कील। अब इससे जो बड़ा होगा थोड़ा, इन्हें कहेंगे विंग्स। तो ये वाला और ये वाला दोनों कंबाइंडली कहलाएगा विंग्स। अब ये जो सबसे बड़ा है, जो विंग्स के ऊपर सुपर इम्पोज किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। और इस तरह का अरेंजमेंट जब हम लोग को दिखेगा किसी फ्लावर में, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा कई फ्लावर आप लोग देखे होंगे, पीला पीला, व्हाइट व्हाइट, इस तरह का कलर का फूल आता है, लंबा लंबा, देखें, कनेर ऐसे ही रहता है ना। तो एग्जाम्पल में कनेर डाल सकते हैं, KANER, कनेर इंग्लिश में भी कहते हैं, और हो जाएगा पी, और हो जाएगा बीन, एटसेट्रा। इनके फ्लावर्स ऐसे होते हैं। अब इसको जरा डिस्क्राइब करेंगे। वन ऑफ द यूनिट्स इन दिस एस्टिवेशन इज लार्ज, बड़ा होगा, एंड विल ओवरलैप with its adjacent two units। ठीक है, अपने अगल बगल के दो यूनिट के ऊपर ये ओवरलैप करेगा। दिस लार्ज यूनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड and the overlapped, जिस पर ओवरलैप किया गया उन्हें ओवरलैप कर रहे हैं, and the overlapped units are called wings। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात पता चला, the wings यानी कि यूनिट्स
will overlap other two small units which join together at a point. एक पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. These two smallest, सबसे छोटे होंगे, smallest units are called keel. और इस तरीके से जो अरेंजमेंट रहता है इसको हम लोग कहते हैं imbricate. This kind of estivation is called as vexillary. Not vexillary, imbricate. एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब पूरा कीजिए. ये हुआ एस्टिवेशन यानी कैलिक्स और कोरोडेट. अब यहाँ आई अब हुआ हम लोग का एसेसरी होल्ड का कंप्लीशन. और याद कीजिए फ्लावर में कितने होल्ड्स होते हैं? 4, जिसमें से 2 एसेसरी होल्ड्स बाहर के तरफ और 2 अंदर के तरफ के होल्ड्स, इन्हें हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल्ड्स. यहाँ पे आपको एक पिक्यूलियर कैरेक्टर एंड डिफरेंस मिलेगा एनिमल्स और प्लांट्स में. स्पेशली जो एडवांस्ड प्लांट्स हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स वो, और एडवांस्ड एनिमल्स हैं जैसे कि कॉर्डेट्स, या अब और बेहतर तरीके से कहें कॉर्डेट का एक फ्रैक्शन है वर्टिब्रेट्स जो एडवांस कॉर्डेट्स में आता है. तो वर्टिब्रेट वो हो गए जिनमें वर्टिब्रल कॉलम दिखता है, रीढ़ की हड्डी. और ये मोर और लेस 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं. एक होता है आपका फिश, दूसरा होता है एम्फीबिया. एम्फीबिया फॉर एग्जांपल फ्रॉग, टोड, ये हो गया एम्फीबिया. तीसरा होता है रेप्टाइल. इस रेप्टाइल में वो बड़े बड़े डायनासोर्स थे, स्नेक है ना, क्रोकोडाइल है, और उसके बाद वॉल लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, और टॉर्टोइज भी है. क्रोकोडाइल 10th कैसे पास किया है रे तू? एम्फीबिया नहीं है, रेप्टाइल है. और उसके बाद आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स. तो आप आगे चल के पढ़ेंगे 12th पे आपको मालूम चलेगा जो रेप्टाइल्स हैं वो आगे चल के 2 पार्ट में बाइफरकेट किए. एक ग्रुप बन गया बर्ड, दूसरा ग्रुप बन गया मैमल. उसी से बने, उसी से डेवलप हो. और ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब जानेंगे आप इवोल्यूशन में, है ना, और क्लासिफिकेशन जो पहला यूनिट है हम लोग का, उसमें भी इसके बारे में देखने को मिलेगा. तो हम बता रहे थे एडवांस्ड एनिमल्स और एडवांस्ड प्लांट्स. एडवांस एनिमल्स में हम लोग किसी भी वर्टिब्रेट को चुन लें, और एडवांस प्लांट्स में किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को चुन लें, नो मैटर ये डाइकॉट है, नो मैटर ये मोनोकॉट. तो आप देखेंगे जो कंप्लीट फ्लावर होता है यानी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर पाया जाता है वो होता है बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट. या आप बेटर वे में समझे, उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा. और मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में गाइनोसियम. तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जिस फ्लावर में होगा उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट फ्लावर. और अगर दोनों में से एक हुआ तो हम लोग कहेंगे ये एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता है, या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर. तो इन दैट वे इट इज नॉट कंप्लीट. ये सिंगल या यूनिजेंडर फ्लावर कहलाएगा या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा. तो वो या तो मेल होगा तो स्टेमन से स्टेमिनेट आएगा, और अगर फीमेल हुआ तो पिस्टिल से पिस्टिलेट. अब ये स्टेमन और पिस्टिल क्या है ये आगे देखेंगे. लेकिन
किसी भी कॉर्डेट पे स्पेशली वर्टिब्रेट्स पे जो हाईएस्ट ऑर्डर के एनिमल्स हैं, आप किसी में भी नहीं देखेंगे एक ही एनिमल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ दे आर नेवर बाइसेक्सुअल, दे आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल व्हेन दे आर मोर एडवांस्ड because of various advantages and some of the disadvantages they have selected their way in this type. So इसीलिए हम लोग प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या, जैसे जैसे प्लांट एडवांस होते हैं उनमें हर्मेफ्रोडिज्म या बाइसेक्सुअलिटी रहता है, और जैसे जैसे एनिमल्स डेवलप होते हैं उनमें यूनिसेक्सुअलिटी आता है। समझ में आ गया? यानी एक ही टाइप का एनिमल दो टाइप में दिखेगा, एक होगा मेल एनिमल, एक होगा फीमेल एनिमल। ठीक है, जैसे फिशेस, मेल फिश फीमेल फिश दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉग, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग होंगे, मेल लिजार्ड फीमेल लिजार्ड अलग होंगे। उसी तरह से मैमल्स में भी काऊ एंड बुल है, मेल ह्यूमन फीमेल ह्यूमन है, लाइक दैट। लेकिन फ्लावर्स में यानी जो डेवलप प्लांट्स हैं उनमें आपको मिलेगा ज्यादातर करके एंड्रोसियम गायनोसियम बोथ। तो इसका इम्प्लीकेशन हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए जब हम लोग जेनेटिक स्टडी करेंगे 12th में, जहाँ मेंडल आप लोग पढ़े ना, जो इनहेरिटेंस बायोलॉजी था, वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी एक सेपरेट चैप्टर है। और आपको अभी बता दें 12th में हम लोग को 2 चैप्टर में काफी ज्यादा समय लगता है, बिकॉज दीज 2 आर क्वाइट डेवलप्ड, एडवांस्ड एंड रिसेंट काइंड ऑफ स्टडीज। एक है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको मेंडलिज्म और मेंडल के एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ने को है, यानी जेनेटिक्स आप सीधे तौर पे कहें, है ना, इनहेरिटेंस बायोलॉजी है। और दूसरा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उनके फॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोसेसिंग प्रोसेस एक्सेट्रा, ये सब पढ़ने को। ये 2 बिल्कुल नया टाइप ऑफ बायोलॉजी है, इसीलिए इन 2 चैप्टर्स में 12th में हम लोग को सबसे ज़्यादा समय लगता है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टाइम इज इन्वेस्टेड इन दीज 2 चैप्टर्स। और जो इन 2 चैप्टर्स में ज़्यादा मास्टरी कर लेते हैं, बाकी के यूनिट्स में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दे कैन इजीली डू दैट। ठीक है, लेकिन 11th में ओवरऑल जितने चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, सबको पढ़ने में हम लोग को समय देना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। भले कोई कुछ भी कहे, एनसीईआरटी मान के चलता है कि हमने जो आपको क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का एजुकेशन दिया, उसमें सब स्टूडेंट उतना पढ़ कर आया, समझ कर आया, पर द एक्चुअल फैक्ट इज समथिंग एल्स। they don't used to learn, they used to memorize the things without understanding what does it mean. This is the reason why in the 11th the teacher's responsibility now becomes that they have to make understand what does it mean, that we have already seen in the part of tissue when we were dealing with the plant tissue. It is not given in your 11th book in the NCERT curriculum. It has been already done in 9th, and they say that since we have done it, we won't repeat. But if you don't repeat, if you don't go through them, then you will not be in a position to understand the tissue system from where your chapter starts. So it takes time. So 11th takes time, but in the 12th for biology only 2 chapters would take time. No one else. Because rest of the chapters are application of 11th and those 2 chapters of 12th. This is be kept in mind all the time. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 11th का पूरा और 12th का वो 2 चैप्टर, उसमें बहुत मेहनत करें ताकि उनका कल्मिनेटेड नॉलेज हम लोग 12th के बाकी के चैप्टर्स में यूज करेंगे। यानी 12th के एनसीईआरटी बुक में देखिएगा देयर आर 13 चैप्टर्स, जिसमें से 2 को आप बेसिक या न्यूअर चैप्टर में निकाल दें तो टोटल बचते हैं 9 चैप्टर्स। इन 9 चैप्टर्स में आपको 11th के पूरे 16 और 12th के 2 चैप्टर, यानी टोटल 18 चैप्टर का यूटिलाइजेशन। समझ में आया? इसलिए जब आप 11th पार करके 12th में चले जाएं, ये कभी नहीं सोचेगा 11th से नाता छूटा। ऑल द टाइम मेक ए डेफिनेट शेड्यूल to repeat and revise all the texts that you have gone through in 11th, at least for biology, very very much essential. Physics में भी है, mechanics is the mother of all topics of physics.
कभी भी आप कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस ले लीजिए फिजिक्स में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप मैग्नेटिज्म देखिएगा, जैसे आप साउंड देखिएगा, लाइट देखिएगा, एवरीवेयर देयर इज अ काइंड ऑफ वेव, देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स, देयर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप मैकेनिक्स में ही ये सारा चीज पढ़ते हैं, कहाँ आप इनसे बच कर जाए। इसलिए जो मैकेनिक्स में ज्यादा समय लगा के अच्छे से पढ़ता है, बाकी के चैप्टर्स उसके बड़े आसानी से निकलते हैं, और जो मैकेनिक्स में गफलत करता है उसको हमेशा रोना पड़ता है, फिजिक्स फिर उसके पकड़ में नहीं है। इसलिए पहले ही समझा दें, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, खासकर मैकेनिक्स के 7, 8 या 9 चैप्टर शायद हैं, उन सभी चैप्टर्स पे बहुत ध्यान दें। फिर एक दिन आपको बताएंगे केमिस्ट्री में 7 या 8 चैप्टर्स हैं जो फंडामेंटल है, उस पर पूरा पकड़ बनाना है। तो उसमें अभी क्या चल रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो रहा होगा, बी हो चुका, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये सब फंडामेंटल है केमिस्ट्री के। इन पे जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तभी तो 4 के ही बारे में बताया, 3 और चैप्टर्स। तो ये कोर चैप्टर्स होते हैं, हमेशा इनके कोई ना कोई क्वेश्चन आप अपने दिमाग में चलाते रहें ताकि टेक्स्ट रिवीजन में रहे, और इसी का एप्लीकेशन आप देखेंगे आगे इसके चैप्टर्स में होगा। एनीवे, तो अब देखिए, हम लोग इसी में चल रहे हैं। अब आगे देखिए, रिप्रोडक्टिव होल्ड्स। ऑफ द होल्ड्स ऑफ द फ्लावर, और इनमें है हमारे पास 2। ये हो गया एंड्रोसियम। देखिए पढ़ते हैं एंड्रोसियम लेकिन ई लगाते हैं, और इसीलिए लिखते समय आप ऐसे सही पढ़िएगा, एंड्रोएसियम। ई स्टैंड्स फॉर ए, ई को ए की तरह उच्चारण करते हैं ना, तो एंड्रोएसियम एंड गाइनोएसियम पढ़ेंगे, गाइनोसियम ई लगा हुआ है ना, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये 2 रिप्रोडक्टिव होल्ड्स हैं। और एंड्रोसियम इट रिप्रेजेंट्स, अभी लिखिएगा नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, और इसके बारे में इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड। ठीक है, और है क्या, ये सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, व्हेन इन ए फ्लावर both are present, only then it becomes a complete flower। तभी ये कंप्लीट फ्लावर के कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट फ्लावर तो नहीं कहते हैं, या तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, मेल या फीमेल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 3, द एंड्रोसियम। ये बाहर के तरफ से अगर आए अंदर के तरफ तो ये तीसरे पोजीशन का होल्ड होगा, इट इज द थर्ड होल्ड ऑफ ए फ्लावर। ये किसी फ्लावर का तीसरा होल्ड होगा। ठीक है, इट्स यूनिट इज कॉल्ड stamen, and so if only androecium is present in the flower and gynosium is absent, it is called
मेल, और मेल का साइन ये है, ठीक है, 0 लिख के ऊपर की ओर एक एरो का हेड, एरो विथ हेड, इट इज कॉल्ड मेल फ्लावर। और इसका टेक्निकल टर्म है स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। अब आगे देखिए, यह कहलाता है फिलामेंट, और ये है लोब्स, और ये है एंथर, और ये फिगर है किसका, तो स्टेमन का। द यूनिट stamen, it has two parts, filament और दूसरा है एंथर। filament, it connects the stamen with the, बोली तो कहां से जोड़ेगा, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये चारों होल्ड किसके ऊपर बैठे हैं, लो, थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम जल्दी पन्ना पलटिए, स्टॉक का दूसरा नाम पेडिसेल, थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टेकल। ये क्या करेगा, फिलामेंट कनेक्ट्स द स्टेमन विद द रिसेप्टेकल, और थैलेमस। एंथर, it has generally two lobes, so it is bilobed। जनरली क्या होता है, दो लोब, दो बैग वाला होता है एंथर, इसीलिए इसे बाइलोब्ड कहा जाता है, ठीक है। दे हैव स्पेस, जगह होता है इसमें, स्पेस फॉर पॉलन ग्रेन्स, और एंथर के अंदर क्या रहता है, पॉलन ग्रेन के लिए जगह, और पहले पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। अब ये गैमेट जानते थे, गैमेटोफाइट क्या हो गया, प्लांट का वो पार्ट जो गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लांट गैमेट, प्लांट गैमेटोफाइट, ठीक है। ये प्लांट का वो पार्ट है जो गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है या गैमेट बियर कर रहा है एक्चुअली, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स, ये याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स आर कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट्स, नोटेड बाय, याद रखने के लिए, याद पूरा कीजिए।